Welcome to Vyas IS. So this is your next series, next video of Pro Leap Day 19, which is a part of Mission UPSC 2027. ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में प्रो लीप डे 18 में हम लोगों ने सेडिशन एक्ट पढ़ा था. ठीक है, बट इस वीडियो में हम लोग करेंगे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसाकर. ठीक है, जो कि हमारा रह चुका था. स्टार्ट करते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था, क्यों आया है, और फिर जलियांवाला बाग मैसाकर कैसे हुआ, क्या था. ठीक है, अब रॉलेट एक्ट की अगर हम बात करें तो देखिए, बात ये थी कि रॉलेट एक्ट क्यों आया. वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया हुआ था इंडियंस को कि हम लोग आपको पॉलिटिकल राइट्स वगैरह देंगे. ठीक है, तो इंडियंस भी उम्मीद में थे कि ठीक है, बट हुआ यूँ कि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को राइट्स देने की जगह राइट डिनाई कर दी. अब डिनाई क्यों करी उन्होंने राइट्स? ब्रिटिशर्स डर गए थे, ब्रिटिशर्स इंडियंस से डर गए थे, इस वजह से उन्होंने इंडियंस को राइट डिनाई करी. अब आपके मन में सवाल आएगा, डरे क्यों थे? क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियंस ने सोचा कि यार अब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो गया तो इंडियंस ने कुछ मूवमेंट स्टार्ट कर दिए कि इंडिपेंडेंस वगैरह की देश को अब हमें राइट्स दिलानी है, इक्वालिटी की तरफ लेके जाना है. ऐसी सब चीज़ों को लेके इंडियंस ने कहीं ना कहीं मूवमेंट्स. ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलके होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया. ठीक है, महात्मा गांधी जी ने भी काफ़ी वो करा. तो ये इस तरीके की मूवमेंट स्टार्ट हुए. ठीक है, और इवन गद्दार रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स जो होते हैं, गदर पार्टी वगैरह, ऐसे बहुत सारे लोगों ने सोचा कि ब्रिटिशर्स को उठा के दूसरी जगह फेंक देते हैं. ये सब चीज़ें करने की कोशिश की और ब्रिटिशर्स को आइडिया लग गया था. तो ब्रिटिशर्स ने सोचा यार ये तो दिक्कत हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि इंडियंस डर जाएं, इंडियन के मन में भी फियर आ जाए और वो अपनी राइट्स फिर से ना मांगे और हम लोग ही अभी भी रूल करें. ठीक है, ऐसा चाह रहे थे ब्रिटिशर्स. तो हुआ यूँ कि इसी से ही ब्रिटिशर्स क्या लेके आए, रॉलेट एक्ट लेके आए. क्या था रॉलेट एक्ट में? रॉलेट एक्ट में था कि ब्रिटिशर्स ने ऐसी चीज़ लिया है कि कोई भी इंसान, कोई भी इंडियंस अगर ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करेगा, किसी भी तरीके से उनको हेट्रेड फैलाने की कोशिश करेगा पब्लिक में, या किसी भी तरीके की चीज़ें जो ब्रिटिशर्स को नहीं अच्छी लगेगी, तो ब्रिटिशर्स उनको जेल कर सकते हैं बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी वारंट के. अपने मन से उनको कभी भी जेल कर सकते हैं और मिनिमम 2 साल तक उनको जेल में रखना पड़ेगा, चाहे प्रूफ हो या नहीं हो. ठीक है, प्रूफ हो या वारंट हो या नहीं हो, दे विल बी इम्प्रिजन्ड. ठीक है, ये तरीके की चीज़ें रॉलेट एक्ट के अंदर आई थी. ठीक है, अब रॉलेट एक्ट जब आया तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इंडियंस को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. ब्रिटिशर्स ने अलाउ नहीं किया था कि कोई भी आके साथ में बैठे, मतलब क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करे. तो धीरे धीरे हुआ कि इंडियंस ने सोचा कि यार हमें कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो गलत हो रहा है वगैरह वगैरह. तो इंडियंस सोचते थे, पीसफुली प्रोटेस्ट करने की कोशिश की. ठीक है, रॉलेट एक्ट जो आया था आपका वो अराउंड 6 अप्रैल 1919 को आया था. उसके बाद ही हमारा कुछ दिनों बाद जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था, जिसमें बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए और इवन लड़ने के लिए कि ब्रिटिशर्स रॉलेट एक्ट लाए हैं, गांधी जी ने, मतलब सॉरी, बाकी लोगों ने मिल के जलियांवाला बाग में गार्डन में बैठे. उन्होंने सोचा कुछ प्रोटेस्ट करना पड़ेगा. उन्होंने पीसफुली प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, मिल के बैठे सारे लोग कि कुछ तो करना पड़ेगा इस रॉलेट एक्ट को लेके. और उस टाइम पे क्या हुआ, ब्रिटिश ऑफिसर थे एक जनरल डायर, जो कि आपने पहले भी पढ़ा है. जनरल डायर ने क्या किया कि अपने आर्मी मैन को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि जाके सारे गेट बंद करके एक गेट खोल के, एक गेट पे आप सबको खड़ा होना. उन्होंने अराउंड से 90-100 सोल्जर्स भेज दिए कि वहाँ जाके बंदूक चला के सबको मार देना. सबको बंदूक चला दो, जितने भी लोग हैं सबको मार दो, बच्चा हो, बड़े हो, बूढ़े हो, कैसे भी हो, सबको बंदूक चला दो. तो इस तरीके की चीज़ उन्होंने करने की कोशिश की. तो हालांकि ये बहुत ही, आप कहेंगे कि शॉकिंग एक्सपीरियंस या शॉकिंग इंसिडेंट हुआ इंडियंस के साथ, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे. कितने लोग मारे गए थे हमारे को इतना एग्जैक्ट डेटा याद नहीं रखना, बट इट्स लाइक थाउजेंड्स ऑफ लोग मारे गए थे. तो ये जो एक मूवमेंट हुआ जलियांवाला बाग मैसाकर, ये एक आप कह सकते हैं इंडियंस के लिए फ्रीडम गेम चेंजर बोल दीजिए, या कहीं ना कहीं एक पाथ है जिसमें हम फ्रीडम इंडिपेंडेंस की तरफ गए. ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें थी. अब एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं. सो द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 वॉज अ लॉ विच इज़ पास बाय द ब्रिटिश टू सप्रेस फ्रीडम मूवमेंट्स इन इंडिया. इट गेव दैम एक्सट्रीम पावर्स मिल गई कि अरेस्ट कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं इंडियंस को बिना किसी ट्रायल के.
रॉलेट एक्ट को ऑफिशियली हम अनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 भी बोल देते हैं, जिसमें अलाउ किया ब्रिटिशर्स को कि वो लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं, जेल में रख सकते हैं 2 साल तक बिना ट्रायल के। न्यूज़पेपर्स भी बैन कर दिए, इवन सेंसरशिप लगा दी न्यूज़पेपर में कि कोई भी सरकार को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करेगा तो वो भी जेल में जाएगा। कंडक्ट करे सीक्रेट ट्रायल्स बिना जूरीज और बिना डिफेंस लॉयर के, खुद से ही सब चीज़ें चल रहे थे। क्यों पास किया गया? क्योंकि ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया था कि रिफॉर्म्स लाएंगे, इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि सेल्फ गवर्नेंस मिल जाएगी, बट उसकी जगह ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के लिए रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ लिया है, सप्रेस करने की कोशिश करी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। ठीक है, ब्रिटिश को डर किस चीज़ से लग रहा था? होम रूल मूवमेंट जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने लीड किया था, और कुछ रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स जो गदर पार्टी वगैरह थी, जो सोच रहे थे कि ब्रिटिश रूल को उठा के फेंक देंगे, उनसे डरने लग गए ब्रिटिशर्स। इस वजह से ब्रिटिशर्स क्या लेके आए? रॉलेट एक्ट लेके आए। किस तरीके से इंडिया का रिस्पांस रहा रॉलेट एक्ट को लेके? इंडियंस को ऐसा लगा कि हमारे साथ तो धोखा हो गया, क्योंकि हमें पॉलिटिकल राइट्स देने की जगह ब्रिटिशर्स ने तो हार्श लॉ लगा दी। इसलिए इस एक्ट को कई बार हम ब्लैक एक्ट भी बोल देते हैं कि हमारी तो सारी राइट्स छीन ली, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग हमारे को पॉलिटिकल राइट्स, हमारे साथ तो धोखा हो गया। तो गांधी जी ने काफ़ी हड़ताल वगैरह लड़े, स्ट्राइक वगैरह करी, 6 अप्रैल 1919 को भी करी उन्होंने नेशन वाइड हड़ताल। इवन उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट भी लड़ा, जैसे सत्याग्रह मूवमेंट हमने डेट 39 में भी पढ़ा था। तो वही है कि उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि जो रॉलेट एक्ट आया है वो गलत है, उस तरीके की चीज़ें कोशिश करने की करी कि पीसफुली ऐसा कुछ हो कि हम लोग इस रॉलेट एक्ट से छूटे और देश को आज़ादी दिलाने की कोशिश करें। फिर जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ 1919 में, जिसमें लोग प्रोटेस्ट करने की कोशिश करे पीसफुली। ठीक है, रॉलेट एक्ट को लेके जनरल डायरेक्ट ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जिन्होंने ऑर्डर दिया कि सबको फायर कर दो। ठीक है, बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, रिप्रेशन बाय द ब्रिटिशर्स को यही था कि ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ लगा दिया था पंजाब में, मार्शल लॉ जिसमें मिलिट्री का बुरा रूल चल रहा था, जिसमें उनको बोला गया कि कोई भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करे उनको मारो, ब्रूटली हार्शली। ठीक है, ये सब तरीके की चीज़ें थी, पब्लिक गैदरिंग अलाउड नहीं थी। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग से? जब ये जलियांवाला बाग मैसाकर और रॉलेट एक्ट हुआ तो कहीं ना कहीं देश के अंदर यूनिटी आई। इंडियंस को अब लगा कि अब हमें मिलके काम करना पड़ेगा, अब हमें मिलके लड़ना पड़ेगा। ठीक है, गांधी जी की जो लीडरशिप थी नॉन वायलेंस को लेके, इन सबको काफ़ी ज़्यादा उनकी लीडरशिप बढ़ी, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ी। इवन टर्निंग पॉइंट हुआ ये फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। यही एक पॉइंट था जिसको हम कह सकते हैं जलियांवाला बाग मैसाकर, जहाँ पे टर्निंग पॉइंट हम कह सकते हैं कि इंडियंस अब कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस की तरफ इस इंसिडेंट के बाद बढ़े। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो रॉलेट एक्ट अलाउ द ब्रिटिश टू अरेस्ट एंड जेल इंडियंस विदाउट फ्री ट्रायल्स. It led to massive protest across the country, which the British tried to crush violently. So this Jallianwala Bagh massacre caused by this law become a turning point in India's freedom struggle, making Indians even more determined to fight for independence. ठीक है, जो जलियांवाला बाग मैसाकर 13 अप्रैल 1919 को हुआ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक इवेंट था इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल में. प्रोटेस्ट कहाँ हुआ था? ये रॉलेट एक्ट अमृतसर पंजाब में हुआ था, विच बिकम अ सिंबल ऑफ द ब्रिटिश ऑपरेशन. ठीक है, रॉलेट एक्ट के बाद पीपल जो थे, लोग जो थे कि उनको अपनी राइट्स उनकी चली गई थी, तो कहीं ना कहीं लोगों ने प्रोटेस्ट करने का सोचा. ब्रिटिशर्स ने इवन मार्शल लॉ लगा दी थी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, पब्लिक गैदरिंग बंद कर दी थी. तो इसके लिए लोगों ने सोचा कि यार जलियांवाला बाग में मिलते हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं और सिचुएशन के बारे में कुछ सोचते हैं, समझते हैं. 10,000 लोग कम से कम प्रोटेस्ट के लिए मतलब गैदर हुए गार्डन में बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए. बट उसी टाइम पे ब्रिगेडियर जनरल डायर जो थे, रेजिनल डायर, उन्होंने, जो मिलिट्री कमांडर थे अमृतसर के, उन्होंने 90 से ज़्यादा सोल्जर्स को भेज दिया गया राइफ़ल के साथ कि शूट कर दो. विदाउट एनी वार्निंग उन्होंने बिना किसी वार्निंग के गेट वेट बंद करके उनको सारा एक जगह से ओपन फायर करनी शुरू कर दी. ठीक है, 1650 बुलेट्स फायर हुई. ये डेटा में एग्जैक्टली याद करने की नीड नहीं है. 10 मिनट के अंदर अंदर सब लोगों को डायरेक्टली मारने की कोशिश की. भागने का कोई तरीका नहीं था क्योंकि एक ही एग्जिट था. अगर आप कभी अमृतसर जाएँ तो जलियांवाला बाग आप देखेंगे तो वहाँ पे अभी भी कुछ कुछ शूट के निशान वहाँ पे है. ठीक है, हंड्रेड्स डम्प्ड इनटू वेल टू अवॉइड द बुलेट्स बट मैनी ड्राउन. ठीक है, डूबे भी, कुएं में डूब गए, बट फिर भी क्या हुआ कि मर गए वहाँ से. ठीक है, कैजुअलिटीज़ में ये 379 पीपल वर किल्ड. बट ठीक है, इसमें हमें डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट वही काफ़ी लोग मरे, काफ़ी बुरा इंसिडेंट हुआ. अब मैसाकर के बाद क्या हुआ, इमीडिएट रिएक्शन क्या हुआ? जनरल डायर ने बोला कि ये मैं अपने एक्शन को इस तरीके से जस्टिफाई करता हूँ कि मुझे इंडियंस के साथ बदला लेना था. कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स ने तो कहा वाह बढ़िया किया डायर ने, जनरल डायर ने मस्त किया, बढ़िया किया. बट कुछ विंस्टन चर्चिल जैसे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जिन्होंने कहा कि ये बहुत ही ब्रूटल एक्ट था. ठीक है, इंडियन सोसाइटी पे कैसे इम्पैक्ट पड़ा? द मैसाकर शॉक इंडियंस बहुत शॉक हुए एंड कहीं ना कहीं देश के अंदर एंगरनेस आ गई. ठीक है, इट एक्सपोज द ट्रू नेचर कि किस तो पूरा दिख गया कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स हैं, किस तरीके से हार्शली बिहेव कर सकते हैं. ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी प्रोटेस्ट करा. इवन नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बढ़ गई थी, यूनिटी हो गई थी, सत्याग्रह मूवमेंट हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई. ब्रिटिश ने हंटर कमीशन भी बनाया उसके बाद कि जो मैसाकर हुआ उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए. ठीक है, हालांकि इसके बारे में हम बहुत डिटेल में आगे भी बढ़ेंगे हिस्ट्री में. सो वाइल द कमीशन क्रिटिसाइज जनरल डायर, ही फेस नो सीरियस पनिशमेंट एंड रिटायर टू इंग्लैंड. कि
हालांकि कमीशन ने भी, हंटर कमीशन जो आई उसने भी क्रिटिसाइज़ किया जनरल डायर को, बट उनको कोई पनिशमेंट नहीं गई, उनको इंग्लैंड भेज दिया गया। ठीक है, तो जनरल डायर का रोल की अगर हम बात करें तो जनरल डायर ओपनली एडमिटेड दैट हिज एम वाज टू क्रिएट फियर। जनरल डायर ने ओपनली बोला कि मेरे को तो डर फैलाना था इंडियंस के अंदर, जिससे कि उनका रेबिलियन सप्रेस होए, और उनको किस तरीके से फेमस कर दिया गया एज अ बचर ऑफ अमृतसर। सो मैनी ब्रिटिश ऑफिसर्स इनिशियली सपोर्टेड हिम। शुरू में तो लोग इनको सपोर्ट करते थे, बट बाद में सेंसर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो टर्निंग पॉइंट है फ्रीडम स्ट्रगल का जलियांवाला बाग मैसाकर। दिस मैसाकर कन्विंस मेनी इंडियंस इंक्लूडिंग लीडर्स लाइक गांधी दैट ब्रिटिश रूल वॉज इनहेरेंटली ऑप्रेसिव एंड अनजस्ट। इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ अ मेसिव शिफ्ट टूवर्ड्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मेमोरियल की अगर हम बात करें तो जलियांवाला बाग इज अ नेशनल मूवमेंट इन अमृतसर, एक नेशनल मूवमेंट अमृतसर में, जहाँ पे बुलेट मार्क्स आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ थी, और ये सेम चीज़ मैंने रिपीट करी सिंपल लैंग्वेज में, जिसको नहीं समझ आए। ठीक है, बाकी आप इतना भी आप समझ गए हो तो ये सारी चीज़ें हमारी कवर होगी कि किस तरीके से सत्याग्रह मूवमेंट आया, लोगों के अंदर यूनिटी आई, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। ठीक है, 1922 में, इसके बाद हुआ ये सब चीज़ें। हम ये सब हिस्ट्री में काफ़ी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे ये चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। उसके अलावा अब इसमें हमारा एक टॉपिक और था, मैं एक सेकेंड दिखा देती हूँ। उसके अलावा मैं इसमें एक चीज़ और कवर करनी है, जो कि है स्टैंडिंग कमेटी की। स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है? देखिए, स्टैंडिंग कमेटी अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो एक स्टैंडिंग कमेटी को हम बोलते हैं परमानेंट कमेटी, जो पूरे साल काम करी है। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बिठाई जा रही हो, ऐसी कमेटी जो परमानेंट हो, इसको बोला जाता है स्टैंडिंग कमेटी। सो स्टैंडिंग कमेटी इज़ द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, इज़ अ परमानेंट कमेटी दैट वर्क्स थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, ये कमिटीज़ क्यों बनाई गई है? ये कमिटीज़ इसलिए बनाई गई है, जो भी डिस्कशन वगैरह होगा, जो भी बिल्स पे डिस्कशन होगा, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होंगे, जो भी स्क्रूटिनी वगैरह होगी, वो सारे मैटर्स पे यही चीज़ें डिटेल को मतलब इंश्योर करती है ये सारी चीज़ें हुए। सो दे प्रोवाइड कंटिन्यूटी एंड एफिशिएंसी इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। लेजिस्लेटिव प्रोसेस में जो मतलब, क्योंकि देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं जो चाहिए, डेली चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, लेजिस्लेटिव वर्क, बिल्स वगैरह, फाइनेंस वगैरह, ये सब चीज़ें हमेशा चाहिए। तो ये ऐसी एक उसके लिए कमेटी होनी चाहिए फिक्स। तो कंटिन्यूटी होने के लिए स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है कि जिससे कि कोई लैग ना आए। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी के भी कुछ टाइप होते हैं। पहला हमारे पास है फाइनेंशियल कमेटी। फाइनेंशियल कमेटी की गवर्नमेंट किस तरीके से पैसा खर्च कर रहा है। फाइनेंशियल कमेटी किसके लिए? कि गवर्नमेंट किस तरीके से पैसा खर्च कर रहा है, जिसके अंदर हमारे पास आते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये चेक करने के लिए कि क्या सरकार जो है पैसा जो खर्च कर रही है वो एज़ पर दी रूल्स कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, एस्टीमेट कमेटी होती है। एस्टीमेट कमेटी क्या देखती है कि इफेक्टिवली मनी यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा। इवन कमेटी पब्लिक अंडरटेकिंग के ऊपर भी जो देखता है कि रिव्यू करता है गवर्नमेंट ओन कंपनीज़ की काम कैसे कर रहे हैं, गवर्नमेंट ओन कंपनीज़ जो है। ठीक है, फाइनेंशियल कमिटीज़ के अलावा हमारे पास डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ होती है, जिसमें 24 मेंबर्स होते हैं, 16 लोकसभा में, 8 राज्यसभा में। ठीक है, हर किसी को एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट दिए जाते हैं कि वो जिसको देखेगा, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के हिसाब से दिया जाता है, उनके प्लान्स दिए जाते हैं। और भी कुछ कमिटीज़ होती है जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमिटीज़, जो पार्लियामेंट के शेड्यूल प्लान करती है। कमेटी ऑन पेटिशंस होते हैं, जो देखती है कि कोई कंप्लेंट्स वगैरह आई है पब्लिक से तो उन चीज़ों को ध्यान में रखती है। कमेटी ऑन प्रिविलेजेस होती है। कुछ रूल्स कमेटी होती है जो फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट देखती है। कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस। तो ऐसे बहुत सारी तरीके की कमिटीज़ होती है। मेन हमें पता होनी चाहिए कि फाइनेंशियल कमेटी क्या है, एस्टीमेट कमेटी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हम थोड़ा सा ये देख सकते हैं, बिजनेस एडवाइजरी वाली कमेटी देख ली। मेंबर्स की बात करें तो दोनों हाउसेस से होते हैं, बस एस्टीमेट कमेटी एक ऐसी कमेटी है जिसमें सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स होते हैं। बाकी सारी कमेटी में अगर हम बात करें तो लोकसभा राज्यसभा दोनों के हैं, बट एस्टीमेट कमेटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर हैं। क्या काम है इनका? बिल्स को एग्जामिन करना, बजट को, पॉलिसीज़ को, लॉज को देखना। ठीक है, मीटिंग्स की अगर हम बात करें तो ये काम करते हैं, ऑफकोर्स ये बात है, पीछे काम करते हैं, सिर्फ पब्लिकली नहीं दिखाते काम करने के लिए। एंड रिपोर्ट कहाँ देते हैं? पार्लियामेंट को देते हैं, विच मे और मे नॉट बी बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। रिपोर्ट्स किसको प्रेजेंट की जाती है? पार्लियामेंट में प्रेजेंट की जाती है। स्टैंडिंग कमेटी इंप्रूव लेजिस्लेटिव एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ डिटेल डेलिब्रेशंस इन द फुल पार्लियामेंट। स्टैंडिंग कमेटी हेल्प करती है कि कहीं ना कहीं जो बर्डन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए, और अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि टाइम बचता है। कैसे? क्योंकि छोटे छोटे डिटेल्स जो पार्लियामेंट में डिस्कस होती है वो कमेटी का काम है उसको प्रॉपर पढ़ के उसकी रिपोर्ट बनाए। ठीक है, तो वहाँ टाइम बच जाता है, डिस्कशन, एक्सपर्ट डिस्कशन हो जाता है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है कि गवर्नमेंट अपना काम सही कर रही है नहीं कर रही, वो रिपोर्ट्स के थ्रू पता लग जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कमिटीज़ बहुत इफेक्टिव है कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में हेल्प करे, रेगुलर सेशंस कंडक्ट जो होते हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये स्टैंडिंग कमेटी आपके चैप्टर में एक वर्ड था, तो हमने सोचा थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। बाकी और डिटेल में तो ऑफकोर्स ये बात है, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। सी यू, टेक केयर।